Assalamu alaikum dear students, how are you all? Hopefully everyone is doing well. बच्चों आज का हमारा टॉपिक है होम्योस्टेसिस। हम लोग होम्योस्टेसिस के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर लेट अस स्टार्ट। हमारे न्यू कोर्स में एमडी कैट के जो होम्योस्टेसिस के चैप्टर है इट इज़ इंक्लूडेड। काफ़ी सारे न्यू जो हमारी बुक्स होंगी, जो किप्स की या स्टार की या स्टेप की, उनकी एडिशंस में ये चैप्टर जो है ये ऐड हो चुका है। लेकिन अगर कुछ बच्चों के पास ये एमसीक्यूज अवेलेबल नहीं है तो आई थॉट कि आई शुड मेक अ वीडियो ऑन इट। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास जो पहला एमसीक्यूज है, ओके हमारे पास जो पहला एमसीक्यूज है, इट सेज अ स्पेसिफाइड सेट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट at various level of organization suitable to its surrounding have been assumed by each organism of a species in। तो अब हम लोग इसमें बताना है जो हमारे पास बेसिक जो हमारे पास एक स्टडी होती है, एवोल्यूशन की स्टडी जो होती है, उसके बारे में बताया गया है कि एक इंटरनल एनवायरनमेंट है, ठीक है। इसके अलावा वेरियस लेवल्स हैं उसके अंदर, ठीक है, और उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन भी है सूटेबल टू इट्स सराउंडिंग, ठीक है, और इसके अलावा उसके अंदर स्पीशीज भी पाई जाती है। तो इट इज कॉल्ड द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। द नेक्स्ट एमसीक्यू इज each organism of a species has assumed in evolutionary history a specific setup of dash at various levels of organization suitable to its surrounding। Various levels of organization in evolutionary history, और इसमें जिस इसका यानी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के अंदर जो एक इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, उसकी वेरियस जो लेवल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की, वो सराउंडिंग के लिए यूजफुल होती हैं। The next MCQ is weight of kidneys accounts for less than -% of the total body weight। जो किडनीज होती हैं उनका जो बॉडी के हिसाब से अगर वेट देखा जाए तो उनका कंपैरेटिवली इतना वेट होता है, ठीक है। ओके नेक्स्ट इज व्हाट ट्रिगर्स नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस इन मैमल्स। नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस इन मैमल्स को कौन चीज़ ट्रिगर करती है? हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो हाइपोथैलेमस है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूरिनरी सिस्टम एज वेल, स्वेटिंग सिस्टम एज वेल। तो अगर हम यहाँ पे एमसीक्यूज देखें तो यहाँ पे हमारे पास थायराइड हार्मोन्स जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है नेफ्रॉन्स इन ह्यूमन किडनीज आर अरेंज्ड अलोंग टू डिस्टिंक्ट रीजन्स। तो इसमें हमारे पास नेफ्रॉन्स जो हैं वो यानी ह्यूमन किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स हैं, ठीक है, ये दो रीजन्स के अंदर डिवाइडेड है, ठीक है। तो वो कौन कौन से दो रीजन्स हैं हमारे पास? वो हैं आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला, ठीक है। आउटर रीजन को कॉर्टेक्स कहा जाता है, इनर रीजन को मेड्यूला कहा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द स्ट्रक्चर ऑफ which is specifically instrumental in the production of concentrated urine। तो इन चार स्ट्रक्चर्स में से यानी कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है, या फिर जुक्सटामेडुलरी नेफ्रॉन, या फिर काउंटर करंट मल्टीप्लायर, या फिर रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर, तो इसमें से हमारे पास कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? द नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, ठीक है। The next MCQs is the nephrons arranged along the cortex are called। अब जब इनको नेफ्रॉन्स को अरेंज किया जाता है कॉर्टेक्स के अंदर तो उनको हम लोग बेसिकली कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। MCQs नंबर 8 है हमारे पास कि व्हाट डू ह्यूमंस रिलाई ऑन फॉर थर्मो रेगुलेशन इन कोल्ड टेम्परेचर्स। तो जब ठंडा टेम्परेचर होता है तो थर्मो रेगुलेशन के लिए ह्यूमंस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं? ह्यूमंस जो है वो हमारी बॉडी के स्किन के नीचे जो फैट पाया जाता है, एक लेयर पाई जाती है फैट की, वो क्या प्रोवाइड करती है? इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि वो बॉडी को कोल्ड से बचाता है। नेक्स्ट है in each nephron inner end forms a cup shaped swelling around a ball of capillaries called। अब जब नेफ्रॉन का इनर साइड देखें हम लोग तो वो एक कप शेप की स्वेलिंग सी प्रोड्यूस करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। ये आपके जो एक एक पार्ट की डिस्क्रिप्शन आपकी बुक्स में गिवन है, इट इज़ बेसिकली द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट
और ये उसी में से जस्ट उठाया हुआ है। देयर इज नो सच न्यू थिंग इन इट। आपको बस अपनी बुक की एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इट सर्कुलेट्स ब्लड थ्रू अ कैप्सूल इन नेफ्रॉन। तो हमें पता है कि हमारे पास जो ग्लोमेरुलस होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू द कैप्सूल। ठीक है, आपने ये एफरेंट ट्यूब्यूल एफरेंट आर्ट्रियोल्स और एफरेंट आर्ट्रियोल्स में आपने कंफ्यूज नहीं करना, या फिर आपने कैपिलरीज में कंफ्यूज नहीं करना। ग्लोमेरुलस जो होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट इज द ब्लड इज स्पेशली फिल्टर्ड इन glomerulus because glomerulus walls are porous and the fraction of the dash reaches here provides the filtration pressure। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारे ग्लोमेरुलर के अंदर ये फिल्ट्रेशन स्टार्ट होती है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो है ये पोरस है, ठीक है, तो इसके अंदर किस चीज़ के फ्रैक्शंस जो होते हैं वो रीच करते हैं बेसिकली, ठीक है, फिल्ट्रेशन प्रेशर के अंदर, यानी जब वो जो फिल्ट्रेट एक हम लोग कर रहे हैं, यूरिन जो बन रहा है, या फिर जो एक फिल्ट्रेट हम जिसको बोल सकते हैं, वो जो हमारे पास बन रहा है वो क्या है बेसिकली, उसमें उसमें ब्लड प्रेशर रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 12 है हमारे पास, आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द कैप्सूल एज एफरेंट आर्ट्रियोल। अब वो कह रहे हैं कि जब यूरिन बन जाता है और वो कैप्सूल एफरेंट आर्ट्रियोल से निकल आता है, ठीक है, द ब्लड वेसल सब डिवाइड्स अगेन इनटू अनदर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड। अब जब वो उसमें से निकल आया है, वो जो हमारे पास एक फिल्ट्रेट है वो उसमें से निकल आया है, किसमें से, कैप्सूल एज एफरेंट आर्ट्रियोल। यहाँ से जब ब्लड निकल जो हमारा वो सोल्यूशन जो है हमारा वो निकल आया है, तो अब वो मजीद कैपिलरीज के अंदर डिवाइड होता है, यानी एक नेटवर्क है, उसको उसको क्या कहते हैं, उसको बेसिकली हम कहते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ठीक है, नेक्स्ट इज बोमेंस कैप्सूल कंटिन्यूज एज। अब बोमेंस कैप्सूल जो है हमारे पास, उससे नेक्स्ट स्ट्रक्चर का बेसिकली पूछ रहे हैं, तो हमें पता है कि प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है इट इज द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है कि द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल रिसीव्स वेस्ट फ्रॉम। अब कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो है वो कलेक्टिंग डक्ट जो होती है बेसिकली, वो कहाँ से वेस्ट को रिसीव करती है, तो उससे हम लोगों ने प्रीवियस बताना है, तो हमें पता है कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है, ये डिस्टल ट्यूब्यूल जिसको हम कहते हैं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सब और वी कैन से पासिंग आउट द सोल्यूशन टू कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ब्लड पासिंग थ्रू डैश इज फिल्टर्ड इनटू बोमेंस कैप्सूल। अब ब्लड जो है किस में से पहले, मतलब किसके अंदर मूव करता है पहले, फिर उसके बाद बोमेंस कैप्सूल के अंदर जाता है, तो ग्लोमेरुलस के अंदर पहले जाता है, फिर बोमेंस कैप्सूल के अंदर जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लड इज स्पेशली फिल्टर्ड इनटू ग्लोमेरुलस। ठीक है, स्पेशल फिल्ट्रेशन जो है यहाँ पे होती है ग्लोमेरुलस के अंदर, बिकॉज ग्लोमेरुलर वाटर पोरस, फिर वही बात हो रही है, एंड द फ्रैक्शन ऑफ द प्रेशर रीचिंग हेयर प्रोवाइड्स द। अब यहाँ पे कौन सी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा जो है कौन सा प्रेशर प्रोवाइड किया जाता है, तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कंटेन्स न्यूमरस यूजफुल सब्सटेंसेस सच एज। अब इसमें से हमें पता है कि कुछ चीज़ें जो वाटर के अंदर मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी अमाउंट जो है हमारे पास उसमें कुछ ग्लूकोज भी होते हैं, अमाइनो एसिड्स भी होते हैं, ठीक है, और सॉल्ट्स होते हैं, कुछ जगह जगह पे वो उनकी यानी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो की जाती है 3 प्रोसेसेस के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन सी है इट इज करेक्ट, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड सम सॉल्ट्स। 18 is all useful constituents of the glomerular filtrate are reabsorbed in। तो जो यूजफुल सब्सटेंसेस जो हैं वो जब रीअब्जॉर्ब होते हैं तो बेसिकली किस पार्ट के अंदर होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास हमें पता है कि प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल जो है इट इज बेसिकली द। अगर आप लोग अपनी बुक का पेज खोलें जिसके ऊपर डायग्राम बनी हुई हो नेफ्रॉन की कंप्लीट उसका स्ट्रक्चर बना हुआ हो, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है, ठीक है, जहाँ पे जब रीअब्जॉर्प्शन होती है कुछ न्यूट्रिएंट्स की तो उसमें हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं उसको। देन इट पासिस टू द प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर वो लूप ऑफ हैनले में जाता है, फिर उसके बाद वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जाता है, और फिर उसके बाद जो है वो कलेक्टिंग डक्ट में जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज
Tubular epithelium also secretes substances into lumen which is mainly off. lumen जो है, अब ये ज़्यादातर इसके अंदर कौन से आइंस प्रेजेंट होते हैं? इसके अंदर हाइड्रोजन आइन प्रेजेंट होते हैं ज़्यादातर। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर अमोनिया एक्सक्रीशन पर ग्राम। पर ग्राम अमोनिया एक्सक्रीशन के लिए हमें कितना अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए? 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। अब अगर आपको ये एमसीक्यूज समझ सही से नहीं आ रहे हैं या आपको लग रहा है कि हमारी कहीं पे तैयारी वीक है, तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग पहले अपनी बुक की अच्छे से रीडिंग करें और आपको इधर उधर से हेल्प लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी बुक की एक एक लाइन को अच्छे से रीड करें। जो आपके साइड बॉक्सेस होते हैं, जो आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, आप उनको अच्छे से रीड करें। आप देखें आपके एमसीक्यूज कैसे अच्छे नहीं होते। नेक्स्ट है हमारे पास इन रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट इज डन बाय द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट जो है किस पार्ट के अंदर नहीं की जाती? तो अब हमें पता है कि कंसंट्रेशन जो है बेसिकली जो हमारा काउंटर करंट है, हार्मोनल मैकेनिज्म भी है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी प्रेजेंट होता है, लेकिन जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है ये जो है ये नहीं करता। ठीक है। नेक्स्ट है कि इनसफिशिएंट और एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम फिल्ट्रेट इज। तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहाँ पे होती है? यानी जो हमारे पास एक्सेस हो या फिर सफिशिएंट काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर हो तो रीअब्जॉर्प्शन जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट इज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम फिल्ट्रेट इज रिड्यूस्ड इन। अब यही एमसीक्यूज इन्होंने आपसे दूसरे तरीके से पूछा है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन जो है एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर इज द करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 24 है हाउ डज ह्यूमन स्किन कंट्रीब्यूट टू थर्मोरेगुलेशन। अब ह्यूमन स्किन जो है हमें पता है इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यूनिटी एज वेल। इसके अलावा जो इसके अंदर कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं जिसके अंदर से वाटर जो है वो एवेपोरेट होता है, और वाटर की एवेपोरेशन की वजह से सम कूलिंग इफेक्ट इज बीइंग प्रेजेंट ऑन द स्किन, जिसकी वजह से इंसान को गर्मी नहीं लगती। अक्सर आपने पंखा चलाते हुए ये देखा होगा कि जब आप लोगों को बहुत पसीना आया हुआ होता है तो आप लोग जब पंखा ऑन करते हैं तो आप लोग एकदम से ठंडक सी फील करते हैं उन जगहों पे जहाँ पे आपको पसीना ज़्यादा आता है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द एवेपोरेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम द बॉडी। तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है कि द डैश ऑफ द किडनी आर ग्रेजुअली कंसंट्रेटेड फ्रॉम कॉर्टिकल टू मेडुलरी पार्ट्स ऑफ किडनी। अब कॉर्टिकल और मेडुलरी पार्ट्स के दरमियान जो सिस्टम प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड एज वेल एज फिल्ट्रेट। ऑल राइट। नेक्स्ट है कि काउंटर करंट मल्टीप्लायर कॉजेज ग्रेजुअल ऑस्मोटिक फ्लो। कह रहे हैं कि काउंटर करंट जो होता है, काउंटर करंट मल्टीप्लायर वो ग्रेजुअल फ्लो करता है किस चीज का? वाटर फ्रॉम द फिल्ट्रेट बैक टू द किडनी एज इट पासेस डाउनवर्ड्स इन द। अब डाउनवर्ड कहाँ मूव करता है? जब एक ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो प्रोड्यूस हो गया है, ठीक है, और इसके अलावा जब उसके अंदर काउंटर करंट जो है हमें पता है कि लूप ऑफ हेनले के अंदर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इट इज डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। नेक्स्ट इज असेंडिंग लूप ऑफ हेनले डज नॉट अलाउ डैश फ्रॉम इट्स फिल्ट्रेट। अब फिल ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो होता है ये क्या किस चीज को नहीं करता अलाउ? ये हमारे पास आउटफ्लो ऑफ वाटर नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास के व्हाट मेटाबॉलिक प्रोसेस प्रोड्यूस हाइपोक्सिन हाइपोक्सिनथीन, ठीक है, या हाइपोक्सिनथाइन। तो हमारे पास कौन सा जो है मेटाबॉलिक प्रोसेस कहा जाता है जिसमें हाइपोक्सिनथाइन प्रोड्यूस होता है? उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड डिग्रेडेशन, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि वेरियस फैक्टर्स ऑफ पैथोलॉजिकल एंड केमिकल नेचर में प्रोग्रेसिवली डिस्ट्रॉय द नेफ्रॉन विच रिजल्ट्स इन। अब जब पैथोलॉजिकल यानी जो हमारे पास पैथोजेंस जो होते हैं इन नेचर जो होते हैं, यानी बैक्टीरियाज की बात हो रही है, कोई भी आउटर जो हमारे पास एक चीज़ होती है जिसके वजह से वो यानी कोई भी आउटर पैथोजन जो होता है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है या फिर हमारी इम्यूनिटी को वो एक्टिवेट करता है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जब वो नेफ्रॉन को डिस्ट्रॉय करता है या उसको प्रोग्रेसिवली उसको डिस्ट्रॉय करने शुरू करता है, तो इसमें क्या होता है कि इट इंक्रीज इन द प्लाज्मा ऑफ
प्लाज्मा लेवल ऑफ यूरिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि डिटेक्शन ऑफ चेंज एंड सिग्नलिंग फॉर इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू कंट्रोल सिस्टम इज। अब सिग्नलिंग रिस्पॉन्स क्या है, फीडबैक मैकेनिज्म कहा जाता है उसको। ठीक है, क्योंकि ये डिटेक्शन ऑफ चेंज है ना कि आइदर आइदर एनीथिंग कैन बी प्रोड्यूस्ड इन मोर अमाउंट और आइदर एनीथिंग कैन बी रिड्यूस्ड ऑफ बीइंग प्रोडक्शन या ऑफ बीइंग प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो एनिमल्स मेंटेन देयर इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट थ्रू। अब इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट जो है वो किस चीज के थ्रू वो करते हैं, वो ऑस्मो रेगुलेशन की। ऑस्मोटिक स्टेट की बात हुई है तो ऑस्मो रेगुलेशन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है कि द किडनी लाई ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम बिटवीन। अब आपकी किडनी की लोकेशन पूछी हुई है कि आपकी किडनी की लोकेशन कहाँ होती है, तो इट इज बिटवीन द T12 एंड L3। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट डज द लिवर प्रोड्यूस इन एनिमल। लिवर के अंदर कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मतलब प्रोड्यूस होता है, तो लिवर के अंदर हमारे पास यूरिया कंपाउंड्स जो हैं ये प्रोड्यूस होते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है यूरिन इज पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू। अब ये तो बहुत ही ज्यादा कोई कॉमन सा सवाल है, बहुत ही कोई बच्चों वाला सवाल है। तो हमें पता है कि यूरेथ्रा इज रिस्पॉन्सिबल। काफी बच्चों ने यूरेटर सोचा होगा, मैं भी अपने बचपन में जब सोचती थी, जब मैं ये याद करती थी क्वेश्चन 9 मैट्रिक में, तो ये मेरे पास मुझे हमेशा यूरेथ्रा और यूरेटर में डिफरेंस जो है वो नहीं समझ आती थी। हालांकि बहुत ही बार मैंने जो डायग्राम याद करने की कोशिश की है, स्टिल मुझे भूल जाता था कि यूरेथ्रा है या फिर यूरेटर है। ठीक है, ओके, नंबर 35 इज हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द किडनी इज। किडनी कौन से हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है, किडनी इज प्रोड्यूस एराथ्रोप्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस एक्सेप्ट। अब इसमें से कौन सा जो है वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन नहीं है, तो हमें पता है कि यूरेथ्राइटिस जो है इट इज यूरेथ्राइटिस हो गया। ठीक है, या पाइलोनेफ्राइटिस हो गया, नेफ्रॉन का वर्ड इसमें यूज किया जा रहा है। इसके अलावा सिस्टाइटिस जो हो गया। ठीक है, लेकिन ये जो हमारे पास ग्लोसिटिस है ये नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट अ यूटीआई, यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन नहीं है ये। नेक्स्ट इज यूरेथ्राइटिस इज कॉज्ड बाय। अब यूरेथ्राइटिस किस जो है ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कॉज हो रहा है, इट इज बीइंग कॉज्ड बिकॉज ऑफ द एन गोनोराई। नेक्स्ट इज हाउ डू ह्यूमन प्राइमरीली लूज हीट। अब ह्यूमंस जो हैं जब उनकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है तो वो उस हीट को कैसे जो है लूज करते हैं, तो उसके लिए बेसिकली रेडिएशंस जो होती हैं स्किन की, इट इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, जिसम गर्म होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट इज किडनी ट्रांसप्लांट रिजेक्शन इज अवॉइडेड बाय सप्रेसिंग। किडनी ट्रांसप्लांट की जो रिजेक्शन होती है, किडनी ट्रांसप्लांट एक ट्रीटमेंट है। जब हम किसी इंसान की किडनीज फेल हो जाती हैं तो उसको किडनीज जो है वो ट्रांसप्लांट की जाती हैं। तो वो कह रहे हैं कि उसको अवॉइड क्यों किया जाता है, यानी सप्रेस किया, इट इज अवॉइडेड बाय सप्रेसिंग। तो किस चीज को सप्रेस करने की वजह से किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, तो वी नो इट रियली रियली वेल के इम्यून सिस्टम की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इज। अब कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही है तो कॉन्ट्रैक्शन में हमारे पास जो है शिवरिंग आएगी। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सेज टू कोल्ड एक्सेप्ट। अब हमें पता है कि जो हमारे पास वेज़ोडाइलेशन होती है, इसमें ये तब होती है कि जब इंसान का जिस्म जो है वो बहुत गर्म होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो इंसान की जो वेन्स होती हैं वो डायलेट होना शुरू हो जाती हैं, और बाकी जितने भी हमारे पास हैं ये सब क्या हैं, ये रिस्पॉन्स है बेसिकली। ठीक है, रिस्पॉन्स टू कोल्ड, बट द vasodilation is response to warm temperature. नेक्स्ट इज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज डिटेक्टेड बाय डैश। अब डिटेक्शन के लिए कौन सा हमारे पास जो है यूज किया जाता है, डिटेक्शन के लिए हमें पता है स्किन है। ठीक है, वाइल टेम्परेचर ऑफ द ब्लड इज डिटेक्टेड बाय। अब स्किन जो हमारे पास टेम्परेचर ऑफ द बॉडी डिटेक्ट करने के लिए है तो स्किन होगी, और अगर टेम्परेचर ब्लड का करना है तो हाइपोथैलेमस होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कि पायरोजेंस आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट।
पायरोजन्स किसकी वजह से प्रोड्यूस नहीं होते, तो हमने वो वाला ऑप्शन देखना है। तो हमें पता है कि एरिथ्रोसाइट्स की वजह से पायरोजन्स प्रोड्यूस नहीं होते। नेक्स्ट है कि पायरेक्सिया इज ट्रीटेड बाय, पायरेक्सिया भी जो है फीवर को बोलते हैं, ठीक है। तो पायरेक्सिया को ट्रीटमेंट कौन करता है? एंटीपायरेटिक्स। तो ये थी हमारे पास आज की वीडियो। होपफुली आपको ये एमसीक्यूज हेल्पफुल लगे होंगे थोड़े बहुत। अगर आपको ये हेल्पफुल लगे हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।